जय हिंद बच्चों, मैं सुरेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम लोग बायोलॉजी में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में हमको कितनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है कि जितने भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर रिमूव करना बाय यूरिन के द्वारा। लेकिन यूरिन से वो अलग कैसे होंगे, ये सारी की सारी प्रोसेस को हमको किस में पढ़ना है, आप बताओगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, फिर आगे से धीरे धीरे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे ब्लड से कैसे यूरिन बनता है, कैसे हमारे ब्लड से क्रेटानिन अलग होता है, कैसे हमारे ब्लड से यूरिक एसिड अलग होता है, कैसे हमारे ब्लड से नाइट्रोजन और कैसे हमारे ब्लड से अमोनिया अलग होता है। ठीक है, ये जो चारों चीज़ें होती हैं इनको बोला जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, जो हमको हमारे यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, निकालने के लिए केवल किडनी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी और ऑर्गन हैं जो हमारे बॉडी के इम्प्योरिटीज़ को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट आपका लीवर हो गया, तो लीवर आपके किसका निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। देन आ जाओ सेकंड, आपके लंग्स भी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो O2 को लेते हैं और CO2 को रिमूव करते हैं, एक्सपेल्ड आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इट मीन्स गैसों का एक्सचेंज कौन करता है, तो वो भी आपके फेफड़े करते हैं। ओके, देन थर्ड अगर आ जाए तो स्किन की भी बात की जाए तो स्किन भी जो हमारी होती है ये भी कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल या इम्प्योरिटीज़ को हमारे शरीर से बाहर करती है। जैसे हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो तेल होता है, तेल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा शरीर से तेल बाहर होना, या फिर स्वेट ग्लैंड्स जिसको पसीने की ग्रंथियाँ बोलते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर से पसीना बाहर जाना। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाते हैं यानी उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। लेकिन इन सारे के सारे उत्सर्जी अंगों में एक ऐसा अंग है जो पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो ऑर्गन कौन है, तो आप बोलोगे किडनी। इसीलिए हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें किडनी का अहम रोल होता है। ऐसा भी नहीं है कि बाकी के अंग आपका रोल प्ले नहीं करते, वो भी करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन प्ले करता है रोल वो कौन सा है, आपका किडनी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। चलो आ जाओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, यानी उसको हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, देखो मैंने आपको जब बायोलॉजी स्टार्ट किया था तब आपको एक चीज़ बताई थी कि बेटा जहाँ जहाँ भी सिस्टम शब्द लिखा मिल जाए, मतलब वो पूरे कई ऑर्गन वहाँ पर काम कर रहे होते तब जाके वो एक सिस्टम बना पाते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव में आपका माउथ भी काम कर रहा था, आपकी टंग भी काम कर रही थी, बक्कल कैविटी भी कर रहा था, ईसोफेगस भी कर रहा था, फेरिक्स भी कर रहा था, स्टमक भी कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी। तो ये सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, मोर देन 2 ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं, देन वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिस्टम का। तो यहाँ पर अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, इट मीन्स यहाँ पर भी कई ऑर्गन क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे क्या करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आगे की तरफ मटेरियल्स को क्या कर देते हैं, भेजते हैं, रिमूव करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे आ जाओ कि उत्सर्जन तंत्र का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि सर इसकी डेफिनेशन बताइए, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, तो देन आपको बताना है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी बाय द हेल्प ऑफ या मीडियम। कौन सा मीडियम होता है, किडनी है ना। और किडनी क्या निर्माण करता है, तो किडनी की कई जगह आपको किडनी की जगह लिखा मिलेगा यूरिन, है ना। मतलब यूरिन फॉर्मेशन कौन करता है, किडनी करती है। तो चाहे किडनी लिखा हो चाहे यूरिन लिखा हो, तो यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि शरीर के अंदर जितने भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन उत्सर्जन में जो शरीर के बाहर जा रहे हैं वो 4 नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन कौन से हैं, देन आप बताओगे यूरिक एसिड, दूसरा कैरेटानिन, तीसरा यूरिक अमोनिया और फोर्थ नाइट्रोजन, है ना। अगर कोई फिर पूछे कि ये जो नाइट्रोजन आपने शब्द लिखा है, यदि नाइट्रोजन यौगिक लिखे हैं या नाइट्रोजनस कंपाउंड लिखे हैं, है ना, ये कौन कौन से होते हैं, देन आपको बताना है कि ये होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। नंबर फर्स्ट आपका होता है नाइट्रोजन। कौन सा होता है, नाइट्रोजन।
ठीक है। नंबर सेकंड आपका होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। नंबर थर्ड आपका होता है अमोनिया, नंबर थर्ड क्या होता है, अमोनिया। और नंबर फोर्थ आपका क्या होता है, क्रेटानिन, क्रेटानिन। ये वो 4 नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से एक्सपेल्ड आउट होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। और इन्हीं चारों चीज़ों को बाहर निकालने को ही हम एक शब्द में क्या बोल देते हैं, उत्सर्जन। क्या बोल देते हैं, उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन। किसकी हेल्प से, आप बताओगे, यूरिन की मदद से, यानी कि मूत्र की वजह से। ठीक है। यूरिन का फॉर्मेशन करता कौन है, देन आपको बताना है किडनी करती हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं तो ये चीज़ आती है कि सर ये जो चारों के 4 प्रोडक्ट थे जिनको आप लोगों ने क्या बोला है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये 4 कौन कौन से हैं, तो अभी जस्ट पहले मैंने कुछ लिखे हैं। नंबर फर्स्ट हो गया आपका अमोनिया, ये बनते कैसे हैं अपन धीरे धीरे आगे सब चीज़ों को बताएंगे। दूसरा होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तीसरा होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और नंबर फोर्थ क्या होता है, क्रेटानिन। क्या होता है, क्रेटानिन। ये चारों के चारों प्रोडक्ट किसके द्वारा शरीर से बाहर जाते हैं, यूरिन। और यूरिन का फॉर्मेशन करता कौन है, किडनी करता है। कौन करता है, किडनी। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी शरीर से बाहर करने की, है ना। मतलब ये अगर आपके शरीर में रहेंगे तो कोई ना कोई क्या करेंगे, या तो रोग करेंगे या फिर हमारे बॉडी में जितने भी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं उनको इम्बैलेंस करता है। इट मीन्स हार्मोन का इम्बैलेंसिंग करना। ये अगर चारों के चार आपके बॉडी में रहेंगे तो आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिससे हमें कई बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इनको हमारे शरीर से निकालने की ज़रूरत होती है। अब इनके चारों के शरीर से एक्सक्रीशन से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, तो देन आपको फ़ायदा बताना है कि आपके शरीर में जितना भी एसिड और बेस होता है इसका बैलेंस बनाने का काम भी इनके बाहर निकलने के बाद होता है। इट मीन्स कि जब ये चारों के चार चीज़ें, या फिर इसको एक शब्द में नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलते हैं, जब ये यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से एक्सपेल्ड आउट होते हैं तो हमारे शरीर में पहला काम क्या होता है, हमारे शरीर के अम्ल और क्षार का बैलेंस बन जाता है। हमारे बॉडी में कितना अम्ल होना चाहिए, कितना क्षार होना चाहिए, उसका बैलेंस करने का काम या संतुलन बनाने का काम किसका होता है, इन चारों के बाहर निकलने के बाद। देन दूसरा बता दें तो आप बताओगे हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बैलेंसिंग का काम भी कौन करता है, तो इन चारों के बाद होता है ना। और देन नंबर थर्ड होता है आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी का तापमान नियंत्रित करने का काम, है ना। वो भी किसके द्वारा होता है, इन चारों के बाहर निकलने के बाद। ठीक है। कितने काम हो गए, अब बोलोगे कि 3 काम हो गए। कौन कौन से, हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का बैलेंस कब बनेगा, जब ये चारों चीज़ें बाई यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से कहाँ हो जाएं, बाहर हो जाएं। उसी को ही अपन एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन का जो बैलेंस होता है वो भी इन्हीं चारों के रिमूवल के बाद होता है। देन नंबर थर्ड में आ जाओ कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किस किस के द्वारा होता है, तो एक हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें एक डायफ्राम स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उस डायफ्राम के थ्रू। और सेकंड आपका किसके थ्रू, जब ये चारों के चार नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे शरीर से बाहर होते हैं तब, है ना। फिर आ जाओ कि अगर इनसे आपसे पूछा जाए कि इनके काम क्या है, फंक्शंस क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीशन के फंक्शन क्या हैं, तो आपको यही चारों लिख देना। नंबर फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके यदि आपसे क्या पूछा जाए, फंक्शंस यानी कि कार्य, इसके कार्य क्या है, तो आपको पहला तो यही बता देना है कि हमारे शरीर से एक्सक्रीशन कराना किसका, नाइट्रोजनस कंपाउंड का। दूसरा क्या काम है, तो दूसरा अभी मैंने बताया, दूसरा वाटर एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन बनाना, ये दूसरा काम है, कंसंट्रेशन बनाना। ठीक है, या मेंटेन करना। देन थर्ड आ जाओ, एसिड एंड बेस का बैलेंसिंग करना या संतुलन बनाना। और नंबर फोर्थ में क्या आ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, यानी शरीर का क्या नियंत्रित करना, ताप, है ना। शरीर का जो ताप होता है वो क्या करना, संतुलन बनाना या मेंटेन करना।
ठीक है। ये चारों के चार काम किसके हो गए, अब बताओगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ये कब होंगे, जब आपके शरीर से जो भी नाइट्रोजन प्रोडक्ट होंगे वो चारों के चार, क्रेटानिन, यूरिक एसिड, अमोनिया और नाइट्रोजन, जब शरीर से बाहर हो जाते हैं बाय यूरिन के द्वारा, तब ये चारों के चार हमारे शरीर में काम होते हैं। ओके, अब यहाँ से बात थोड़ी सी और चलते आएंगे तो ये बोला जाता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ को या कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स होता है जिनको एक्सपेल्ड आउट करते हैं शरीर से बाहर। देन आपको बताना है, उनको बोला जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या बोला जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसको हिंदी में अगर नाम देना चाहें तो इनको बोला जाता है उत्सर्जी अंग। क्या बोला जाता है, उत्सर्जी अंग। ठीक है, देखो कितने ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी से इम्प्योरिटीज़ को बाहर रिमूव करते हैं। तो बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो इसमें डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, है ना। नंबर सबसे फर्स्ट होता है स्किन, है ना। स्किन को क्या बोला जाता है, त्वचा। त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दूसरा आ जाओ लीवर। लीवर को क्या बोला जाता है, यकृत। तो आपका यकृत भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है ना। नंबर थर्ड आ जाओ लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े। तो फेफड़े भी आपके एक प्रकार के क्या हैं, उत्सर्जी अंग हैं। क्यों हैं, अभी बताते हैं। और नंबर फोर्थ में आ जाते हैं जिसका नाम है किडनी। किडनी, किडनी को हिंदी में कहा जाता है वृक्क, या कभी कभी इसका नाम लिखा आता है गुर्दा। ठीक है, दो नाम हो गए, एक तो वृक्क हो गया और दूसरा गुर्दा हो गया। अब आगे आओ कि ये चारों के चार ऐसे अंग हैं जो आपके बॉडी से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये चार निकालते क्या हैं, देन आप बताओगे। जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन से शरीर से बाहर क्या जाता है, स्वेट। स्वेट यानी कि पसीना। और दूसरा ऑयल। ऑयल यानी कि तेल। कभी कभी इसे हाइड्रोकार्बन भी लिखा आता है। ठीक है, तो आपके पसीना और तेल निकालने का बाहर शरीर से काम कौन करता है, स्किन करता है ना। यानी कि पसीना अगर आपको आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बट ज़्यादा आना है नुकसानदायक। लेकिन एक मिनिमम अमाउंट में, जो एक बैलेंसिंग अमाउंट होता है, उससे अगर बाहर आपका पसीना जाता है देन आपको नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पसीना नहीं निकले, पसीना निकलना भी ज़रूरी होती है। उसके द्वारा हमारे शरीर से क्या बाहर चली जाती हैं, इम्प्योरिटीज़। दूसरा आ जाओ लीवर। तो लीवर किसका निर्माण करता है, यूरिया का। किसका निर्माण करता है, यूरिया का। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्सर्जी अंग। देन आ जाओ कि फेफड़े कैसे शरीर से बाहर कुछ करते हैं। तो आप बताओगे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन या मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं, और केवल फेफड़े उसको एक्सेप्ट किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, और बाहर निकालते किसको हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो गैसों का एक्सचेंज, गैसों का क्या एक्सचेंज करना का काम किसका होता है, फेफड़ों का। तो यहाँ से CO2 बाहर निकलती है फेफड़ों से, तो ये भी हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ ही है। देन आ जाओ नेक्स्ट कि जो किडनी होती है, तो किडनी क्या करती है, तो आप बोले कि यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन मतलब मूत्र का निर्माण, किससे, तो आपको बताना है कि मूत्र का निर्माण करता है ब्लड से, है ना। हम लोग बार बार इस चीज़ में कंफ्यूज होने की कोशिश करते हैं कि सर हमारे फेफड़े क्या काम करते हैं और किडनी क्या काम करती है। दोनों बार, कई बार ऐसा होता है ना कि ब्लड को छानता कौन है, ब्लड को प्योर कौन करता है। तो इधर आ जाओ, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक शब्द आपको रटे रहना है कि जो फेफड़े होते हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का केवल एक्सचेंज करते हैं। और एक्सचेंज करना मतलब जिस भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, और जिस भी ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं प्योर ब्लड। यानी इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदलने का काम किसका होता है, फेफड़ों का। और बदलना मतलब क्या करना, प्योर करना, प्योरिफिकेशन। तो अगर प्योरिफिकेशन टर्म अगर कहीं लिखा मिलता है, इट मीन्स वो काम कौन कर रहा है, फेफड़े कर रहे हैं। फेफड़े का काम होता है ब्लड का प्योर करना, यानी इम्प्योर ब्लड का प्योर ब्लड में कन्वर्जन। देन आ जाओ सेकेंड कि किडनी क्या काम करती है। तो किडनी आपके ब्लड में से केवल किसको छानती है, यूरिन को। किसको, यूरिन को। तो ये क्या कर रही थी, प्योरिफिकेशन। ये क्या करती है, फिल्ट्रेशन। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन यानी छानना। तो जब भी हमेशा अगर हिंदी में कंफ्यूज हो जाओ तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपको पकड़ के चलना है कि अगर प्योर वर्ड आ रहा है, प्योरिफिकेशन, इट मीन्स कौन करेगा, फेफड़े करेंगे। और यदि फिल्ट्रेशन शब्द आ रहा है देन आप बताओगे कि वो कौन काम कर रहा है, किडनी। अब आ जाओ कि ये जो तीन अंग हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे लीवर हो, चाहे फेफड़े हो, ये कुछ ना कुछ चीज़ों को शरीर से बाहर करते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो मुख्य अंग होता है, उत्सर्जी अंग, वो कौन सा होता है, किडनी होता है। तब अपन को किसके बारे में स्टडी करना है, अब किडनी के बारे में। किसके बारे में,
किडनी के बारे में, है ना। चलो आ जाओ, ये हो गए किडनी। किडनी को क्या बोलेंगे? वृक्क, वृक्क या इसे ही बोलते हैं क्या? गुर्दा। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट। किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ किडनी। ये हर एक सिस्टम में आपको बार बार बोला जाएगा कि इसकी स्टडी यानी इसके अध्ययन को, यानी वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्क के अध्ययन को। तो आप बोलोगे इसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और जो किडनी का विशेषज्ञ होता है यानी स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, तो किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? देन आप बताओगे, उसको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। दो शब्द हो गए। पहला क्या है कि किडनी का यदि आप स्टडी कर रहे हो तो सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद यदि कोई एक्सपर्ट हो जाता है किडनी के बारे में तो उसको एक टर्म दिया जाता है जिसका नाम क्या है? नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, फिर आगे आ जाओ कि ये बार बार नेफ्रो शब्द आ रहा है, ये है क्या? देन आप बताओगे कि जो किडनी होती है, ये किडनी की जो सेल होती हैं, किडनी की सेल को कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, यानी वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? देन आप बताओगे नेफ्रॉन को। किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को। यानी हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि किडनी अगर किसी भी चीज़ से मिलकर बनी है तो वो क्या है? नेफ्रॉन है। और अगर जो भी चीज़ से कोई भी चीज़ मिलकर बनी होती है उसे उसकी यूनिट कहा जाता है। इट मीन्स ऐसे समझो कि हमारा लीवर अगर हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बना है तो हम अपनी लीवर की यूनिट किसे बोलेंगे? हेपेटिक कोशिका को। हमारे पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से, तो हम अपनी बॉडी की इकाई भी किसे बोलते हैं? कोशिकाओं को। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करो कि आपकी जो किडनी होती है वो किससे मिलकर बनी है? नेफ्रॉन से। तो किडनी की अगर इकाई पूछ लेता है तो वो कौन? वो है नेफ्रॉन। चाहे वो उसकी संरचनात्मक पूछ ले, चाहे वो उसकी कार्यात्मक पूछ ले, यानी किडनियों का सारा काम करने का जिम्मा नेफ्रॉन के ऊपर होता है। अगर नेफ्रॉन इधर हैं तो सर कितने नेफ्रॉन हैं? अरे नेफ्रॉन की अगर क्वांटिटी पूछे कि नेफ्रॉन कितने होते हैं एक किडनी में, है ना, नेफ्रॉन एक किडनी में कितने होते हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है वृक्काणु। वृक्काणु। ठीक है, तो कई बुकों में आपको लिखेगा 1 मिलियन। कितना लिखेगा? 1 मिलियन पर किडनी, या फिर आप अगर लाख में लिखना चाहोगे तो लगभग 10 लाख, है ना। लेकिन कई बुकों में लिखा है 13 लाख। एक किडनी में कितना? 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ये एक अप्रॉक्स डेटा है, क्लियर नहीं है, इससे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। कई बुकों में अगर 1 मिलियन लिखा है इट मीन्स 10 लाख। अगर 10 लाख लिखे हैं तो वो 1 मिलियन ही है। देन आ जाओ, किसी बुक में अगर 13 लाख भी मिले हैं तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, हल्का फुल्का आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं कि ये जो नेफ्रॉन होते हैं लगभग 13 लाख होते हैं। तो इसके आगे इनका कार्य करने का काम किसका है? तो नेफ्रॉन का ही है। तो आ जाओ फिर कि किडनी जो है, किडनी का अगर आपसे शेप पूछे, शेप मतलब आकार, तो किडनी का आकार होता है लाइक अ बीन शेप। लाइक अ बीन शेप। बीन शेप का मतलब क्या होता है? सेम के बीज जैसा। सेम के बीज जैसा। और अगर ये ऑप्शन में ये ना दिया गया हो तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना, हो सकता हो उसमें क्या दिखा हो? सोयाबीन भी लिखा हो। क्या लिखा हो? सोयाबीन भी लिखा हो। इट मीन्स हम बता सकते हैं कि हमारी किडनी का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आपका सेम का बीज होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोटा सा और नीचे की तरफ ऐसे मूव होता हुआ हल्का सा पतला। और वैसे ही किसका बीज होता है? सोयाबीन के। तो ऑप्शन में अगर सेम का बीज लिखा है तो भी ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है देन आपको ऑप्शन क्या चेक करना है कि उसमें कहीं सोयाबीन तो नहीं लिखा है। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किडनी का वजन कितना होता है
है ना। किडनी का वेट कितना होता है, देन आपको बताना है जो किडनी का वेट होता है वो लगभग 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक होता है ना। कितना, 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक, डिपेंड ऑन एज एंड वेट, ठीक है, उसके वजन और उम्र के आधार पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर साइंस की हम बात करें तो ओवरऑल 70 केजी के वेट का ही हम लोग डेटा लेकर चलते हैं। किसी भी आदमी के 70 केजी का वेट जो डेटा होता है लेके चलते हैं, तो आपको उसमें कितना लिखना है, 170 ग्राम पर किडनी, मतलब एक किडनी का वजन कितना होता है, लगभग 170 ग्राम, ठीक है। फिर आगे आओ, किडनी का वजन हो गया, किडनी का कलर बचा है, तो आ जाओ किडनी का कलर आ जाओ। तो किडनी का कलर कैसा होता है, देन आपको बोलना है रेडिश ब्राउन। कौन सा, रेडिश ब्राउन। और इसको बोला जाता है लाल भूरा रंग। हमारे किडनी का रंग कैसा होता है, तो आप बोलोगे कि लाल भूरा रंग। क्लियर है। चलो, अब ये तो हो गए कि हमारा कलर हो गया, हमारा इसका वेट हो गया, हमारा इसका शेप हो गया। अब इसका बचा है लोकेशन, कि हमारी किडनी की लोकेशन कहाँ होती है, यानी कहाँ पर इसका स्थान होता है, लोकेशन, हमारी किडनी होती कहाँ है। तो याद करो, जब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहा था, उसमें स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है, इसमें एक हड्डी का नाम बताया था जो वी शेप की होती है, जिसका नाम होता है क्या, स्टर्नम। इसी स्टर्नम के जस्ट पीछे की तरफ ये होती है क्या, तो आप बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरुरज्जु। इस मेरुरज्जु से पसलियाँ निकलती हैं, रिब्स निकलती हैं, और आगे की तरफ किससे कनेक्ट होती हैं, आपके स्टर्नम से। लेकिन स्टर्नम में ये कितने जोड़े थे, तो आप बताओगे कि हमारे जो रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो 12 जोड़ी थी। अगर नंबर में बात करें तो 24 थी। तो आपने बोला था कि जो शुरू के 7 जोड़े होते हैं वो हमेशा पीछे स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर स्टर्नम में जुड़ रहे थे। फिर आपका 8, 9 और 10वां जो जोड़ा था वो आपका पीछे से निकलकर और 7वें वाले जोड़े में कनेक्ट हो रहा था। और लास्ट का जो 11वां और 12वां जोड़ा था वो पीछे से निकल रहा था स्पाइनल कॉर्ड से, और यहाँ से बीच से लटक के वापस लौट जा रहा था, मतलब 11वां और 12वां जोड़ा। तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, उसमें जो 11th और 12th पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी पसलियों के 11वें और 12वें जोड़े के पीछे की तरफ हमारी दोनों क्या होती हैं, किडनियाँ होती हैं। इधर की तरफ देखो, मैंने आपको उस दिन डायग्राम बना के एक चीज़ बताई थी कि सपोज ये आपके सीने की क्या हो गई, हड्डी, जिसको वी शेप की होती है। इधर से पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 पसलियाँ पीछे से निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, आगे स्टर्नम में आके जुड़ जाते हैं। 8वीं निकलेगी 7वें में जुड़ जाएगी, 9वीं निकलेगी 7वें में, और 10वीं भी निकलेगी तो 7 में। लेकिन जो 11वीं निकलती है वो इधर से होके इधर से वापस लौट जाती है। ये सॉरी, आपका 11वीं हो गई, ये 11वीं और ये 12वीं। तो इसी 11वीं और 12वीं के पीछे इधर की तरफ हमारी क्या होती हैं, किडनी होती हैं। क्या होती हैं, किडनी होती हैं। तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कि बिहाइंड द थोरेसिक कैविटी, बिहाइंड द थोरेसिक कैविटी, है ना। तो आप बोलोगे बिहाइंड द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। आ जाओ, हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके पीछे की तरफ कौन होती हैं, तो आप बोलोगे कि किडनी, यानी लोकेशन किसके बीच में, तो आप लोग ना बिटवीन द 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, 12th पेयर ऑफ रिब्स, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे 11वें और 12वें पसलियों के जोड़ों के बीच में, जोड़ों के बीच में पीछे की तरफ, बीच में पीछे की तरफ, है ना। इसीलिए हमको अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो यहाँ कभी पंचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो 11th और 12th पेयर होता है वो डायरेक्ट किससे बढ़ जाता है, किडनियों से बढ़ जाता है। ओके, चलो आगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने लोकेशन बता दी, मैंने कलर बता दिया, मैंने वेट बता दिया, मैंने इसके काम बता दिए। किडनी का मेन काम क्या है, तो किडनी का मेन काम है आपके ब्लड से आपके यूरिन को अलग करना। इट मीन्स यूरिन में फिर क्या रहेंगे, वो चारों नाइट्रोजनस कंपाउंड रहेंगे, उनको हमें अपने शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना है। क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं किडनी के स्ट्रक्चर पे कि किडनी होती कैसे है। आ जाओ, किडनी की हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए।
थोड़ा सा और अपन अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। चलो है ना, इधर से ये इधर आएगी। ठीक है, आ जाओ। ये किडनी और ये किडनी, एक, और ये हो गई आपकी दूसरी किडनी। किडनी कितनी होगी? 2। आगे आ जाओ। ठीक है, फिर आगे आओ। जो इधर से कनेक्ट होती हैं ना, ये जो लास्ट में इधर से कनेक्ट होती हैं और आगे चल के इधर से निकले। सेम कंडीशन इसमें भी होती है। ठीक है, ये यूरिनरी डक्ट होती हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये लास्ट में यूरेथ्रा हो गया, है ना। हिंदी नाम चलो लिख लेते हैं इनके। पहला इनका क्या कर लेते हैं अपन, नॉमिनेशन। इसके इसके जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं? एड्रिनल ग्रंथियाँ। और ये जो राइट वाला होता है ऐसे, ये वाला क्या हो गया? राइट, ये वाला हो गया लेफ्ट। हमेशा जो लेफ्ट किडनी होती है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर होती है। देखो इधर ये इसके सामने नहीं है, सामने हल्का थोड़ा सा मैंने क्या बनाया है, ऊपर बनाया है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इसके अंदर की संरचना, ठीक है, इधर आ जाओ। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे आ जाओ। इनका कर लो नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्या करना है? इनके बीच से स्प्रिंग डाल दो। ये हो गए हमारी दोनों क्या, किडनी। अच्छा, किडनी को साइंस की लैंग्वेज में एक और नाम दिया जाता है। किडनी को साइंस की लैंग्वेज में रीनल कहा जाता है ना। आ जाओ, इसका नॉमिनेशन कर लो। ये जो अंदर का पार्ट होता है इसे बोला जाता है रीनल कॉर्टेक्स, या इसी का ही दूसरा नाम है रीनल कार्पस्कल। जो ये आंतरिक भाग होते हैं इसे बोला जाता है रीनल मेड्यूला। इसका कोई हिंदी नहीं है ना। इसके अंदर की तरफ ये जो मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, यही सारे नेफ्रॉन होते हैं। लगभग एक किडनी में 13 लाख, ये कई बुकों में 10 लाख भी लिखा है, तब भी कंफ्यूज मत होना। ये वही नेफ्रॉन है जो सारा किडनियों का सारा काम करता। कौन है? नेफ्रॉन, है ना। इसीलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है क्या? नेफ्रॉन, है ना। और ये आपकी हो गई किडनी। अब इधर से आपको देखो 4-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये क्या होता है? यूरेनरी डक्ट, यानी मूत्र नलिका। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। हिंदी में क्या बोला जाता है? मूत्राशय, है ना। और सबसे लास्ट में ये क्या होता है? यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। ठीक है, सारी चीजें हो गई। आ जाओ फिर आगे।
आपके ये सारे किडनी के क्या हो गए स्ट्रक्चर। लेफ्ट वाली किडनी हमेशा थोड़ा सा हल्की सी ऊपर होती है किसकी अपेक्षा, राइट वाले की अपेक्षा। अब इधर आओ कि इधर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किडनी की आउटर लेयर क्या कहलाती है, देन आपको बताना है कि रीनल कॉर्टेक्स कहलाती है। आउटर लेयर मतलब बाहरी परत क्या कहलाती है, रीनल कॉर्टेक्स। और अगर पूछे कि किडनी की आंतरिक परत कौन सी होती है तो आपको बताना है रीनल मेड्यूला। कौन होती है, रीनल मेड्यूला। और आपके किडनियों में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं, 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 13 लाख की किडनी में। ठीक है, ये किडनी से जब यहाँ पर ब्लड इंटर करता है तो ब्लड क्या करता है, छनता है, और उससे जो यूरिन बनता है वो यूरिन आपका इस वाली नलियों के द्वारा इधर क्या हो जाता है स्टोर, और बाईमूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है बाहर। लेकिन बनता कहाँ पर है, आप बोलोगे ये सारी चीज़ें जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ना, जिनको हम लोगों ने नेफ्रॉन नाम दिया है, ये नेफ्रॉन ही आपके ब्लड से यूरिन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जो मैंने इधर सारी चीज़ें बना दी है। ठीक है, लेकिन ये करता कैसे है, इसको जानने से पहले हमको कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ता है कि ये कॉर्टेक्स करता क्या है। देखो, जैसे ही आपका ब्लड आपके कहाँ इंटर किया, आपकी किडनियों में, जैसे ही किडनियों में इंटर करता है, आपका जो रीनल कॉर्टेक्स होता है ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट करके ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है रेनिन एंजाइम। क्या बनाता है, रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम बनाने के पश्चात वहीं रेनिन एंजाइम आगे चल के दो हार्मोन्स का निर्माण बनाता है। ये जिस दो हार्मोन्स का निर्माण करता है जिसे बोला जाता है एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। ये 1 और 2 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों हैं हार्मोन। ये हार्मोन बनाता कौन है, तो आप बोल रहा कि ये हार्मोन बनाता है रेनिन एंजाइम। कौन बनाता है, रेनिन एंजाइम। मतलब हमारे शरीर में एंजाइम्स भी किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, हार्मोन का। रेनिन एंजाइम को कौन बना रहा था, तो आप बोलोगे रीनल कार्पस्कल या रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स जैसे ही एक्टिवेट होगा वो रेनिन एंजाइम का निर्माण करेगा। रेनिन एंजाइम आगे चल के दो हार्मोन्स को बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। और यही एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 आगे चलकर एक और हार्मोन का निर्माण करते हैं। ये हार्मोन का निर्माण करता है जिसे बोला जाता है एल्डोस्टेरॉन। क्या बोला जाता है, एल्डोस्टेरॉन, है ना। देखो कितनी अच्छी बात है कि पहले आपका एंजाइम से क्या बना, हार्मोन, और फिर हार्मोन से ही क्या बना, हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन बना, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन बना। और ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन करता क्या है, देन आपको बताना है कि जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है ये सोडियम को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यानी जो सोडियम होता है इसको क्या कराता है, एब्जॉर्ब कराता है। और सोडियम एब्जॉर्ब कराने के बाद हमें क्या लाभ हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनना इसके काम। एल्डोस्टेरॉन के जो 2-3 काम है वो एक है, नंबर फर्स्ट, एल्डोस्टेरॉन आपके शरीर में उपस्थित विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट मतलब आपकी स्किन ने सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, अब आपके शरीर में विटामिन डी बन तो गया, बट उसको एक्टिवेट तो कोई ना कोई करेगा ना, तो उसको एक्टिवेट करने का काम किसका होता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का। तो पहला काम है विटामिन डी का एक्टिवेशन। नंबर सेकेंड इसका क्या काम है, देन आप बताओगे जो हम भोजन के साथ कैल्शियम मिनरल्स लेते हैं या कैल्शियम खनिज पदार्थ लेते हैं, उसके डाइजेशन में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है, एल्डोस्टेरॉन। और नंबर थर्ड होता है वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। लेकिन सर हमारे अंदर ये जो सोडियम होता है जिसको हम लोग सॉल्ट नाम देते हैं, ये मदद क्या करेगा हमारे शरीर में, अगर एब्जॉर्ब हो गया तो क्या, तो आप बताओगे कि किडनी में जब हमारे ब्लड से यूरिन अलग होता है तो उस यूरिन में कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक बेनिफिशियल होते हैं। तो वो बेनिफिशियल जो भी आपके क्या होते हैं, बेनिफिशियल आयंस होते हैं, वो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर ना निकल जाएं, उसके लिए कौन काम करता है, वहाँ पर सोडियम काम करता है। मतलब जब आप नेफ्रॉन की कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग सिस्टम आप पढ़ते हो तो उसमें ये आता है कि जब भी यूरिन के द्वारा आयंस या इम्प्योरिटीज शरीर से बाहर जाती है तो इम्प्योरिटीज को हमको जाने देना है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन कुछ उसके साथ आयंस ऐसे होते हैं, कुछ लाभदायक आयंस होते हैं जो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर जाते हैं, तो उन आयंस को अपने साथ बॉडी में एब्जॉर्ब कराने का काम करवाता कौन है, आपका सोडियम। इसीलिए सोडियम का एब्जॉर्प्शन हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि जितने भी आयंस हैं हमारे ब्लड में लाभदायक आयंस थे वो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर ना निकल जाएं। ठीक है।
क्लियर हुआ। चलो आज के लेक्चर में पार्ट 1 में हम लोगों ने केवल इतना ही पढ़ना है। इससे आगे वाले जो हम पार्ट बनाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसमें आपको बताएंगे कि नेफ्रॉन का जो वर्किंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है और ये नेफ्रॉन कैसे हमारे ब्लड से यूरिन को अलग करता है। तब तक के लिए जय हिंद।